नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन ने उद्योग में रचा नया इतिहास। चीन का नया एक्शन प्लान, उपभोग बढ़ाने की तैयारी। इटली में एप्पल पर $11.5 करोड़ का जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंडस्ट्रियल सिस्टम को हाईटेक बनाते हुए मजबूत इकोनॉमी की नींव रखी है। बीते 5 वर्षों में देश ने 10,000 से ज्यादा स्मार्ट फैक्ट्रियां और 6,400 ग्रीन फैक्ट्रियां तैयार की हैं। मैन्युफैक्चरिंग की सालाना वैल्यू अब 30 ट्रिलियन युएन से ज्यादा पहुंच चुका है। स्टील, माइंस और टेक्सटाइल जैसे पारंपरिक सेक्टर डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस हो गए हैं। नए हाईटेक इंडस्ट्री जैसे एआई और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब चीन के प्रांत अपने अगले लक्ष्य 15वीं पंचवर्षीय योजना की रोड मैप बनाने में जुटे हैं ताकि ये गति थमे नहीं। चीन में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अब मैन्युफैक्चरिंग को एक नए युग में ले जा रही है। पारंपरिक तरीकों से अलग ये नई फोटो पॉलीमर टेक्नोलॉजी यूवी लाइट से कुछ घंटों में वस्तुएं बना देती है, यानी अब प्रोडक्ट बनाने में 20 से 100 गुना कम समय लगेगा। चांगसू प्रांत के सूचो में पॉलीमर कंपनी इस तकनीक का उपयोग हल्के और टिकाऊ रोबोटिक पार्ट्स बनाने में कर रही है। कंपनी के सीईओ वांग वनपिन का कहना है कि ये मटेरियल प्री प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे इंडस्ट्री के लिए कस्टम डिजाइन बनाना आसान हो जाता है। उनकी मशीनें अब माइक्रोन स्तर तक की शुद्धता से काम करने लगी है, जो वाकई गेम चेंजर साबित हो रही है। चीन की इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने 5 अन्य विभागों के साथ मिलकर उपभोग बढ़ाने के लिए एक नया एक्शन प्लान जारी किया है। इस प्लान के तहत 2027 तक 3 ट्रिलियन युएन के उपभोग सेक्टर और 10 नए कंजप्शन हॉटस्पॉट तैयार करने का लक्ष्य है। साथ ही चीन ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देगा जो ग्लोबल स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। इस योजना में 5 मुख्य कार्य तय किए गए हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, मार्केट को डेमोग्राफी के हिसाब से विभाजित करना, नए बिजनेस मॉडल बनाना और विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार करना। लक्ष्य है कि 2030 तक उपभोग चीन की आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा आधार बने। चीन की महारत अब समंदर की लहरों पर भी दिख रही है। हाल ही में चीन ने यूरोप के सबसे बड़े ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एक विशाल जैकेट फाउंडेशन तैयार करके डिलीवर किया है। 95 मीटर से भी ऊंचे इस ढांचे का वजन करीब 13,850 टन है। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसे -50 डिग्री सेल्सियस जैसी कड़कड़ाती ठंड वाले तापमान को झेलने के लिए बनाया गया है। चीनी इंजीनियर्स ने इसके लिए दुनिया की पहली साइड वी कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये उपलब्धि दिखाती है कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन अब दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। चीन अपने डिजिटल भविष्य को संवारने के लिए ईस्टर्न डेटा वेस्टर्न कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। इसके तहत पूर्वी चीन के डेटा लोड को पश्चिमी इलाकों के कंप्यूटिंग सेंटर से जोड़ा जा रहा है, जहां जमीन और बिजली सस्ती है। पिछले 5 वर्षों में इस प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ युएन से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज चीन कंप्यूटिंग पावर के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस नेटवर्क की मदद से अब 60% चीनी शहरों को मात्र 5 मिलीसेकंड में सुपर फास्ट कंप्यूटिंग की सुविधा मिल रही है। यह न केवल तकनीक बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ 80% से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। इटली की कंपटीशन अथॉरिटी ने अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल पर $11.5 करोड़ का जुर्माना ठोका है। आरोप है कि एप्पल ने ऐप स्टोर में अपने पॉलिसी रूल्स के जरिए थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स पर अनुचित दबाव बनाया है। ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी के तहत डेवलपर से यूजर डेटा ट्रैकिंग के लिए डबल परमिशन मांगी जाती थी, जिससे उनके विज्ञापन मॉडल पर बुरा असर पड़ा। जांच में पाया गया कि ये पॉलिसी प्रतियोगिता कानून के खिलाफ है और एप्पल ने मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया। यूरोपीय यूनियन के नियमों के मुताबिक ये कंपनी की बड़ी गलती मानी जा रही है। यूरोपीय परिषद ने एक नया फैसला लिया है। यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये प्रतिबंध 31 जुलाई 2026 तक लागू रहेंगे। सरल शब्दों में कहें तो यूरोपीय संघ ने रूस पर दबाव बनाए रखने का फैसला किया है।
इन प्रतिबंधों के तहत समुद्र के रास्ते रूस से कच्चा तेल और कुछ पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने या उन्हें अपने इलाके से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कई रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर रखा गया है, जिससे उन्हें दुनिया के अन्य देशों से लेन देन करना मुश्किल हो गया है। यूरोपीय संघ ने कुछ रूसी मीडिया संस्थानों के प्रसारण पर भी रोक लगाई गई, जिन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। ये पाबंदियां व्यापार, पैसा, ऊर्जा, तकनीक, उद्योग और परिवहन जैसे कई अहम क्षेत्रों में लागू होंगी। पहले ये प्रतिबंध 31 जनवरी 2026 को खत्म होने वाले थे, लेकिन अब इन्हें 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। क्या आप सोच सकते हैं कि आप घर से बिना पर्स लिए निकले और फिर भी पूरा दिन आराम से गुजर जाए? भारत में यूपीआई ने ये आदत हमें सिखाई है, लेकिन चीन में ये कोई नई बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है। सच कहें तो चीन आज उस दौर में जी रहा है जहां कैश, कार्ड और काउंटर पीछे छूट चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने खुद को जिस तेजी से बदला है वह किसी टैक्सों से कम नहीं लगता। एक समय था जब चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, जहां सिर्फ सस्ते खिलौने और कपड़े बनते थे, लेकिन आज चीन दुनिया की डिजिटल लैब बन चुका है। वहां की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी इतनी दिलचस्प और तेज है कि इसे समझना भविष्य में झांकने जैसा लगता है। चलिए आज की न्यूज स्टोरी में जानेंगे चीन की डिजिटल क्रांति के बारे में। चीन की इस कहानी की शुरुआत होती है सुपर ऐप्स से। अगर आपके फोन में वीचैट नहीं है तो मान लीजिए आप चीन में है ही नहीं। बाकी देशों में अलग अलग काम करने के लिए अलग ऐप होते हैं, लेकिन चीन में एक ही ऐप सब कुछ करता है। मैसेज करना, कॉल करना, टैक्सी बुलाना, बिल भरना, खाना ऑर्डर करना, यहाँ तक कि सरकारी काम भी। लोगों की जिंदगी सचमुच मोबाइल स्क्रीन के अंदर सिमट गई है। सुविधा इतनी ज्यादा है कि अब बिना ऐप के काम करना वहाँ अजीब लगता है। आइए अब बात करते हैं कैशलेस सोसाइटी की। चीन में नकद पैसे लगभग गायब हो चुके हैं। मॉल हो या सड़क किनारे ठेला, हर जगह क्यूआर कोड मिलेगा। लोग मोबाइल निकालते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। एक मजेदार लेकिन सच्ची बात यह है कि कुछ जगहों पर भिखारी भी क्यूआर कोड के साथ बैठे दिख जाते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि तकनीक वहाँ कितनी गहराई से जिंदगी में उतर चुकी है। अगर आप कैश देने लगे तो दुकानदार आपको ऐसे देखेगा जैसे आप पुरानी दुनिया से आए हो। शॉपिंग का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है। चीन में ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि मनोरंजन है। लाइव स्ट्रीम शॉपिंग वहाँ जबरदस्त हिट है। लोग अपने फेवरेट एंकर या इन्फ्लुएंसर को लाइव देखते हैं और उसी वक्त सामान खरीद लेते हैं। ऑर्डर सुबह किया और शाम तक डिलीवरी। इतनी रफ्तार की कई देशों के कोरियर सिस्टम शर्मा जाए। इसने पारंपरिक बाजार की परिभाषा ही बदल दी है। अब आते हैं एआई और स्मार्ट सिटीज पर। चीन के कई शहर ऐसे लगते हैं जैसे भविष्य में पहुंच गए हो। फेशियल रिकॉग्निशन आम बात है। मेट्रो में टिकट दिखाने की जरूरत नहीं, बस कैमरे की तरफ देखिए और गेट खुल जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल में एआई की मदद ली जाती है, जिससे जाम कम होता है। हाँ, प्राइवेसी को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन चीन में लोगों ने सुविधा और सुरक्षा के बदले इस सिस्टम को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। इस तेज डिजिटल रफ्तार में बुजुर्ग पीछे छूट गए। जो लोग स्मार्टफोन या ऐप्स में सहज नहीं हैं, उनके लिए रोजमर्रा के काम मुश्किल हो गए। टैक्सी हाथ देकर नहीं रुकती, दुकान कैश नहीं लेते। इस समस्या को समझते हुए अब चीन में एल्डरली फ्रेंडली ऐप्स बनाए जा रहे हैं। ये याद दिलाता है कि तकनीक जितनी तेज हो, इंसान को साथ लेकर चलना उतना ही जरूरी है। चीन का इनोवेशन सिर्फ मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं है। बिना ड्राइवर वाली टैक्सियां, रोबोट वेटर्स, 5G नेटवर्क और ड्रोन डिलीवरी अब वहां आम होती जा रही है। गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंच चुका है। किसान अपनी फसल सीधे ऑनलाइन बेच रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया जैसी सोच का एक अलग लेकिन प्रभावशाली मॉडल है। आखिर में एक सीधी बात, चीन की डिजिटल क्रांति सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये सोच, आदत और सिस्टम के बदलाव की कहानी है। आने वाले 5 वर्षों में चीन की डिजिटल क्रांति का असर सिर्फ चीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखेगा। चीन ने दिखाया कि अगर सरकार, कंपनियां और लोग
एक दिशा में चले तो इतना बड़ा देश भी डिजिटल बन सकता है। आप इससे सहमत हो या आलोचना करें, लेकिन नजरें चुराना मुश्किल है। आने वाले वर्षों में एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन इकोनॉमी और स्पेस सेक्टर में चीन की चाल और तेज होगी। दुनिया की टेक रेस में चीन अब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि बड़ा खिलाड़ी है। तो साफ है, चीन की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि सभ्यता का नया मोड़ है। एक ऐसा प्रयोग जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि भविष्य आखिर दिखेगा कैसा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।